मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये, जेडीयू के बड़े नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना हुए। बैठक के बाद नीतीश कुमार जब दिल्ली रवाना हुए तो एक ही फ्लाइट में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हुए हैं। एक दूसरे के आसपास बैठे, यानी आगे पीछे, आगे नीतीश कुमार बैठे, उनके ठीक पीछे बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव। देखिए तस्वीरें भी सामने आई हैं, तो एक दूसरे के पास बैठे हुए दिखाई दिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। दोनों दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं, तो तेजस्वी यादव इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली आ रहे हैं। लेकिन नीतीश यादव को लेकर तेजस्वी यादव के बयान की बात की जाए या उनकी पार्टी के बयान की बात की जाए, पूरे चुनाव के दौरान भी उन्होंने एक नर्म रुख इख्तियार किया था उनके प्रति। अभी भी उस तरह का बयान आ रहा है। उनकी पार्टी के नेता तमाम ये याद दिला रहे हैं कि कैसे नीतीश कुमार साथ आ सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा होगा और क्या यहाँ कोई बातचीत हुई है? क्या यहाँ पर रिश्तों को सुधारने की कोशिश भी की जाएगी? ये बड़ी बात है। देखिए किस तरह से आसपास बैठे हैं, और ये जो पास बैठे हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, क्या ये वाकई इससे आगे की बात भी बदल सकती है? यानी यहाँ से कुछ और भी आगे करुणा बात हो सकती है, इसकी गुंजाइश के तलाशने की कोशिश की गई होगी। बिल्कुल। और देखिए दोनों आगे पीछे बैठे, हालांकि आप देखिए कि खबर ये पहले ही आ गई थी कि दोनों ही एक फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे, लेकिन अब आप देखिए वो तस्वीर भी सामने आ गई है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आगे नीतीश कुमार बैठे हैं, उनके पीछे तेजस्वी यादव है। तो क्या चाचा और भतीजे के बीच में कोई बातचीत हो पाएगी? तो आगे नीतीश कुमार और पीछे तेजस्वी यादव बैठे हुए आगे हैं। नीतीश ही ड्राइविंग सीट में भी है इस वक्त, क्योंकि नीतीश की जो अहमियत इस वक्त एनडीए के भीतर है या इंडिया गठबंधन के भीतर है, उसमें नीतीश पर और उनके रुख पर बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। तो आगे नीतीश बैठे हैं, पीछे तेजस्वी बैठे हैं, और नीतीश कुमार इस वक्त एक्चुअली ऐसा लग रहा है कि जो सत्ता की जो केंद्रीय धुरी है उसकी वो धुरी बन चुके हैं और इस वजह से उनकी अहमियत बहुत बढ़ गई। लेकिन देखिए वीडियो भी आ गया है सामने, किस तरह से साथ साथ दोनों फ्लाइट में आए हैं, आगे पीछे बैठे हैं। आगे बैठे हुए नीतीश कुमार और उनके ठीक पीछे बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव। लेकिन ये जो बैठे हैं दोनों, यानी चाचा आगे भतीजा पीछे, कल मीसा भारती ने भी कहा था वो तो हमारे चाचा हैं। और लगातार ये देखिए, ये वीडियो एक बार फिर से देखिए, दिखा रही है। देखिए पिछली सीट पे तेजस्वी यादव है और आगे नीतीश कुमार बैठे। और देखिए सुमेरा, इसमें कोई सरप्राइज भी नहीं होना चाहिए, पहले दोनों साथ में बैठकर सरकार भी चला चुके हैं, दोनों साथ भी बैठ चुके हैं। अब इस बार क्या कुछ ऐसा हो पाएगा, इस पर सस्पेंस बना। हमारे साथ रुपेश जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रुपेश, देखिए हमने देखा पूरे चुनाव प्रचार के दौरान, तब जबकि नीतीश कुमार ने पाला बदला और वो बीजेपी के साथ चले गए, तब भी तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। वो एक नर्म रुख इख्तियार उन्होंने लगातार किया है नीतीश कुमार के खिलाफ, और अब उनकी पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान भी दिए जा रहे हैं। तो ये जो इत्तेफाक है, ये सिर्फ इत्तेफाक है, ये संयोग है या प्रयोग है कि आगे पीछे बैठे हैं सीट पर? यहाँ कोई बात भी हुई होगी क्या? देखिए फिलहाल तो दिख रहा है कि दोनों में सीट पर बैठने के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन दोनों में सीट पर बैठने के बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। लेकिन जो जिस सूत्र ने वीडियो भेजा उस सूत्र ने ये बताया कि दोनों जब अंदर प्रवेश कर रहे थे तो दोनों में बातचीत हुई है। वो एक बातचीत औपचारिक बातचीत हुई है, कोई राजनीतिक बात या जो कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या दोनों में कोई अगल बगल आगे पीछे बैठे हैं तो कोई हवा में कोई सियासी खिचड़ी पकेगी क्या? फिलहाल ऐसी उतने देर में कोई बातचीत तो संभव नहीं है, लेकिन दोनों के बीच अभिवादन हुआ है। दोनों एक साथ जब सीट पर आए, दोनों एक साथ बैठे, लिहाजा नीचे से लेकर ऊपर तक आते वक्त दोनों में बातचीत जरूर हुई है। बैठने के बाद से भी लेकिन रुपेश, दिल्ली, पटना से दिल्ली 2 घंटे की लगभग फ्लाइट का वक्त होता है, ये 2 घंटे कम नहीं होते। और इन 2 घंटों में नीतीश और तेजस्वी के में क्या बातचीत होगी? धड़कनें बढ़ी रहेंगी भारतीय जनता पार्टी की। जब तक नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी खेमे में या एनडीए खेमे के नेताओं के पास पहुंच नहीं जाते हैं, सबकी धड़कनें बढ़ी रहेंगी। धड़कनें तो अब ऐसा लग रहा है कि उसके बाद भी वो नीतीश कुमार, उसके बाद भी आप क्या ही कह सकते हैं कि कब तक जो स्थिति है वो सही हो जाएगी, और कब तक आप नीतीश कुमार का जो अभी तक का राजनीतिक सफर रहा है और जिस तरह से वो पाले बदलते रहे हैं, उसमें तो अब क्या 1 महीने बाद की भी जो तस्वीर है उसके बारे में आज बात नहीं की जा सकती। लेकिन शिवम हमारे साथ मौजूद है। शिवम, आगे पीछे बैठे हैं, चर्चा हो रही है, चर्चा लगातार जेडीयू को लेकर हो रही है, चंद्रबाबू नायडू को लेकर हो रही है। ये धड़कनें क्या बढ़ी रहेंगी? अब सरकार तो बना लेंगे, लेकिन गठबंधन में इस तरह के सहयोगियों के साथ धड़कनें बढ़ी रहने वाली हैं।
नहीं, आगे पीछे तो मेरा ख्याल अब से 30 साल पहले भी अगर ये हिंदुस्तान होता, जब डिजिटल नहीं था, तब भी बैठ सकते थे, लेकिन अब तो फोन है हाथ में हर किसी के, कोई कभी भी किसी से कहीं भी कैसे भी बात कर सकता है। लेकिन ये विषय साफ है। नहीं देखिए शिवम, फोन पे बात कर सकते हैं आप, और ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते होंगे, वो हमेशा कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी होता है ना, आइस ब्रेकर होता है कि आप सामने पड़ गए तो आपने बात कर ली। उसके लिए भी मुझे लगता है मीडिया में शायद खबर तक ना आए, एक दूसरे का घर अच्छे तरीके से जानते हैं, आना जाना चाचा भतीजा बताते हैं अपने आप को। हाँ। लेकिन ये एक रियलिटी है। देखिए शिवम, देखिए इंटरेस्टिंग इसलिए है शिवम, इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि देखिए अगर इंडिया अलायंस की बैठक में उधर तेजस्वी जा रहे हैं तो वो लगभग 6 बजे स्लॉटेड है। अगर नीतीश कुमार की बात करें 4 बजे, 2 घंटे का गैप है, लेकिन फ्लाइट एक ही वक्त में। तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि फ्लाइट में दोनों एक दूसरे के साथ दिखना चाहते थे, इसलिए एक वक्त लिया? नहीं, मैं आपसे समझने की कोशिश आपने इंटरेस्ट क्या पता लग रहा है। विषय साफ है। अगर उनको मिलना एक दूसरे से है तो उसके लिए फ्लाइट छोड़िए, कहीं भी जगह है और वो फोन उठाकर बात कर सकते हैं। लेकिन विषय ये नहीं है नीतीश जी, अगर हम टोटल में बात करें तो 2005 से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लंबे समय तक रहे। कहीं ना कहीं जरूर एक दो बार फ्लिप फ्लॉप रहा, लेकिन बावजूद उसके बाय एंड लार्ज अगर आप बात करें तो मेजॉरिटी टाइम उनका भारतीय जनता पार्टी के साथ बीता है। हमारे स्ट्रेटेजिक अलाय हैं, मोदी जी के साथ लड़कर चुनाव जीत कर आए हैं, चीजें बहुत बेहतर रही हैं, और लगातार रैलियों में यदा कदा आपने देखा ही है उन्होंने कि अब नहीं जाना है। उस पर आप शायद ये कहेंगे कि भाई नहीं, वो ऐसा तो वो पहले भी बोले, लेकिन इतनी रियलिटी है कि जिस तरीके से एनडीए ने काम किया है, भारतीय जनता पार्टी के लिए कंफर्टेबल सिचुएशन है। हाँ, बाकियों के लिए जरूर बैठने की जरूरत है, वो हाथ लेकर ऐसे कब कैच आ जाए 5 साल इंतजार करें बेचारे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर दिखा देते हैं फिर दर्शकों को, फिर इस पर और आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर है, इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज, वो ये कि एनडीए मीटिंग पर चंद्रबाबू नायडू ने बयान दिया है। एनडीए की तरफ से इसको लेकर बयान दिया गया है, कहा है हम तजुर्बेकार हैं, एनडीए के हम साथ हैं, यानी तजुर्बा है हमारे पास पहले का, बहुत राजनीतिक उतार चढ़ाव देखे हैं, ये कहा चंद्रबाबू नायडू ने। यानी अब वो किसी तरह का संशय नहीं चाहते हैं, हम एनडीए की बैठक में जा रहे हैं, कोई खबर आई तो आपको हम बता देंगे, यानी कोई अगर हमें संपर्क करेगा, कोई खबर आएगी तो हम आपको बता देंगे। अजय उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। अजय उपाध्याय जी, देखिए ये जो बार बार इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है, यानी खारिज नहीं किया जा रहा है, ये जो तलाशने की बात हो रही है कि ये कोशिश की जाए और ये तलाशा जाए कि कोई संभावना बनती है कि सरकार बनाने की, उसको खारिज नहीं कर रहे हैं। खुद कह दिया है उद्धव ठाकरे ने कि प्रधानमंत्री पद का जो उम्मीदवार है उसको हम तय करेंगे आज की बैठक में, हमें तय करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि हम तजर्बेकार हैं, पहला पुराना तजर्बा है, हमने बहुत उतार चढ़ाव देखे, अब कोई उतार चढ़ाव नहीं हम चाहते हैं, और अगर आपके साथ आते हैं तो उतार चढ़ाव तो लगा ही रहेगा। क्या यही हाल नीतीश कुमार का भी है? वो भी कह चुके हैं, तो फिर किस तरह की संभावना तलाश रहे हैं आप? सुमित्रा जी, नायडू साहब ने जो कहा है कि हम तजुर्बेकार हैं, तो उसमें बहुत सारे अर्थ हैं, राजनीतिक अर्थ उसके निकाले जाने चाहिए। पिछले 6 महीने में क्या क्या तजुर्बा उनको हुआ है एनडीए के माध्यम से और मोदी जी के ग्रुप के कारण, सबको पता है किस तरह उनके साथ हरास हुआ, किस तरह उनको परेशान किया गया है। नीतीश जी की बात जहाँ तक की जाए तो नीतीश जी एक प्रबुद्ध और वाकई गंभीर राजनीतिज्ञ हैं, समय और परिस्थितियों को समझते हैं, और उनकी मन की बात को मोदी जी भी नहीं समझ पाएंगे। समय आने दीजिए, सबका रास्ता निकलेगा। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक मर्यादा को जिस तरह जनता ने बचाने का प्रयास किया है, इस भारत के संविधान की रक्षा करने का जिस तरह इस देश के गरीब और सामान्य लोगों ने, मध्यम वर्ग ने प्रयास किया है, युवाओं ने प्रयास किया है, मुझे लगता है उसी तरह इस देश के जो राजनीतिज्ञ लोग हैं, अलग अलग पार्टियों के, अलग अलग दलों के, वो भी इस बात को समझ रहे हैं, और उनके लिए भी अब एक बड़ी जिम्मेवारी जनता ने संविधान की रक्षा के लिए किया है। जरूर उसका निर्वहन वो करेंगे, और जो सामयिक होगा, लोकतांत्रिक होगा, मर्यादित होगा, परंपरागत होगा, और लोकतंत्र की परंपरा जिसमें बच सके, उसी का ख्याल हम लोग रखते हुए आगे की परंपरा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। किशोर तिवारी जी, आपकी तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को हमें चुनने के लिए हम इकट्ठा होंगे, यानी पूरी तरह से उनकी कोशिश ये है कि सरकार बनाने की जो कोशिश है उसे पुरजोर तरीके से किया जाए। लेकिन ये होगा कैसे? हाँ, ये होगा कैसे, ये बात तो आपने कहा, क्योंकि मैं देखता हूं कि हमें 234 और 6 यानी 240 है, अब 32 सीटें कम पड़ी है, तो ये कम पड़ी है, लेकिन जो पार्टियां एनडीए के साथ है उनमें से कई पार्टियां अपना निर्णय बदल सकती है, अगर वो विवेक के साथ निर्णय बदलेंगे। ये भी बता दीजिए 234 प्लस 6 कौन सी हैं? 6 कौन सी हैं ये जो आप जोड़ रहे हैं?
नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना कि अब इंडिपेंडेंट के अंदर आप देखते हैं तो सांगली और पूर्णिया हमारी सीट है। अब होता क्या है कि मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ कि महाराष्ट्र के चुनाव आप देखते हैं, बड़ी विचित्र परिस्थिति है कि बीजेपी 23 से 9 पे आके बैठी है और बचे हुए तो सारे के सारे कांग्रेसी है और चुन के आए हुए 6-7 कांग्रेसी है। अब वो परिस्थिति नहीं है जहां मोदी जी 272 सीट और 303 सीट लेके आए थे। तो मुझे लगता है क्योंकि वो स्थिति नहीं है, परिस्थितियां बदली हैं, इस वजह से गुंजाइश है। आपको लगता है कि यहाँ पर गुंजाइश है जिसे तलाशना चाहिए? नहीं, सीधे करुणा सर आएंगे वापस आपके पास। हमारे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है करुणा, उनके पास कुछ आंकड़े हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। जी करुणा। बिल्कुल सुमेरा, और देखिए लगातार जो कोशिशें हैं वो इंडिया अलायंस भी करता हुआ नजर आया, लेकिन यहां पर ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताने वाले कि इस वक्त की क्या पोजीशन है। अगर एनडीए की बात करें वर्सेस अगर इंडिया अलायंस की बात करें तो क्या पोजीशन इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। क्योंकि इस वक्त अगर एनडीए के पास बात करें तो कुल मिलाकर 292 सीटें हैं और इंडिया अलायंस के पास है 234, और इसी में अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास है 240, और इसी को लेकर लगातार जो इंडिया अलायंस के नेता हैं वो हमलावर। यहां पर आप एक बार टैली देख लीजिए, इसके पहले आप जरा इस मैप को आप देखिए। यहां पर जितना भी आपको ये केसरिया रंग नजर आ रहा है, ये पूरा आपको जहां चाहे दक्षिण से लेकर अगर आप बात करें, जो हिंदी हार्टलैंड की बात करें, पश्चिम की बात करें, नॉर्थ की बात करें और पूर्व की बात करें, तो ये है वो सीटें जहां पर एनडीए ने, बीजेपी ने जीत हासिल की है। और बाकी जो आपको जगह नीले रंग में नजर आ रही है वो है आपके सामने वो सीटें जो कि इंडिया अलायंस के पास गई, यानी 292 और 234, और इसी को लेकर लगातार गहमा गहमी जारी है। एक बार फिर से सुमेरा मैं आपके पास रुक कर रहा हूं। जी और करुणा, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। कोई खबर आई तो आपको बताएंगे। कहा है चंद्रबाबू नायडू ने, कहा है उन्होंने कि हम बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की है कि एनडीए मीटिंग पर चंद्रबाबू नायडू ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि हम तजुर्बेकार हैं, यानी पहले का तजुर्बा है, वो किस तजुर्बे की बात कर रहे हैं, एनडीए के साथ हैं हम, ये भी साथ ही उन्होंने कहा, यानी इसके पहले के तजुर्बों की वजह से वो एनडीए के साथ ही रहना चाहेंगे, ये उनका तात्पर्य है, या फिर वो अपने तजुर्बे का इस्तेमाल करते हुए कोई और कदम भी उठा सकते हैं। लेकिन मोदी सरकार 3.0 के शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। तो इस तरफ तैयारियां चल रही हैं तो दूसरी तरफ भी तैयारियों में अपने आप को पीछे नहीं रखा जा रहा है। 9 जून तक आम लोगों के लिए राष्ट्रपति भवन को बंद कर दिया गया है क्योंकि नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। यहां पर 5 से 9 जून तक के लिए बंद रखा जाएगा। राष्ट्रपति भवन ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है। समीर चावगांवकर जी, आप सुन रहे थे, हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी से, शिवसेना से, उनका ये कहना है कि ये लोकतांत्रिक होगा, यानी उनके साथ अगर आ जाएंगे तो वो लोकतांत्रिक होगा, उनके साथ आ जाएंगे तो सैद्धांतिक होगा, उनके वो जो कदम उठाएंगे और उनके साथ अगर कोई आएगा तो ये लोकतंत्र को भी मजबूत करेगा, ये सैद्धांतिक भी होगा। कैसे? देखिए, 2014 में देश की जनता ने एक लोकतांत्रिक सरकार चुनी थी बहुमत से, 2019 में भी चुनी थी और 2024 में भी देश की जनता ने एक लोकतांत्रिक सरकार का चुनाव कर लिया है। और जो एनडीए गठबंधन है उसके पास पहले से ही पूर्ण बहुमत है। विपक्ष को अब बहुमत में 234 सीटें मिली है, अभी बहुमत के लिए बहुत दूर की कौड़ी है उनके लिए। मुझे लग रहा है विपक्ष के वास्ते तो स्वीकार करना चाहिए। अब चंद्रबाबू नायडू ने जरूर कहा है कि तजुर्बेकार है। चंद्रबाबू नायडू तो पहले भी एनडीए का हिस्सा रहे, अटल बिहारी की सरकार में वो हिस्सेदार थे। तो मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और इन लोगों का अनुभव भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत बेहतर रहा है और तालमेल अच्छा रहा है। नीतीश कुमार जरूर एक शक के दृष्टि से देखा जाता है कि उन्हें कहा जाता है पलटूरा में आज है तो कल जा सकते हैं, ये डर निश्चित रूप से नीतीश कुमार को लेकर बना रहेगा। लेकिन जहाँ तक चिराग पासवान की बात है कि उनके 5 सीटें आई है, माझी की बात है 1 सीट आई है, या अगर ये कहा जाए कि चंद्रबाबू नायडू के पास 12 सीटें आई है, तो ये एनडीए के साथ बने रहेंगे, इनके कहीं भी जाने की गुंजाइश नहीं है। मुझे लग रहा है कि सरकार बहुत आराम से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की बनने जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी देश के 30वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और कल उन्होंने जो भाजपा मुख्यालय में कहा है कि भारत को फिर से भारत को तीसरी कार्यकाल में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे और कई बड़े जो निर्णय लेना है वो कंटिन्यू करेंगे, तो मुझे लग रहा है कि बहुत आराम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। जी हाँ, करुणा के पास जाएंगे, लेकिन करुणा आप सवाल लेना चाहते हैं?
बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ जो खास मेहमान बने हुए हैं, और समीर जी मेरा सवाल आपसे ही है, जो इस वक्त की हलचल नजर आ रही है, क्या आपको लगता है कोई भी चांस, क्योंकि इंडिया अलायंस की तरफ से जरूर कहा जा रहा है, उद्धव ठाकरे की बात करें तो ये बोल रहे थे कि आज की बैठक में ये क्लियर हो जाना चाहिए कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा और तमाम बातों को फिक्स कर लेना चाहिए, हालांकि वो आ नहीं रहे। इसी तरह से जो खबरें अखिलेश यादव को लेकर आ रही है, तो ये जो खबरें निकल कर आ रही है, क्या इसमें भी आपको कोई असमंजस की स्थिति नजर आ रही है इंडिया अलायंस की तरफ? देखिए, इंडिया अलायंस पूरी कोशिश कर रहा होगा किसी भी तरह सरकार बना दे, लेकिन वो बताए तो सही कि जो 38 सांसद होने चाहिए बहुमत प्रूव करने के लिए, वो 38 को कहां से लाएंगे? वो कोई भी गुड़ा भाग कर ले, कोई भी उठापटक कर ले, 38 उनके पास सांसद नहीं है, उस बात को जानते हैं। हालांकि उम्मीद से बहुत बेहतर प्रदर्शन उन्होंने किया है, इसलिए उन्हें लग रहा है कि अब इतना मिल गया है तो 38 की ओर कहीं से जुगाड़ हो जाए, तो कहीं हम सरकार बनाने की स्थिति में आ जाए। मुझे लग रहा है अब जितना मिला उन्हें पर्याप्त मिला है, 38 सांसद उनके पास जुगाड़ हो पाएंगे, सरकार एनडीए की। चलिए ठीक है, ये बड़ा दिलचस्प हो रहा है समीर जी, और जो इस वक्त हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं, इंडिया अलायंस भी कोशिशें करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यूपी का जिक्र करते हैं, क्योंकि यूपी से ही केंद्र की जो सत्ता है वो हासिल होती है। लेकिन यूपी में सबसे बड़ा झटका कैसे लगा है, देखिए 80 सीटों पर एनडीए का अलग अलग क्षेत्रवार अगर हम बात करें क्या हुआ है, यहां पर अगर अवध की बात करें 24 कुल मिलाकर सीटें, लेकिन एनडीए के खाते में कितनी गई? 9। अगर बुंदेलखंड रीजन की बात करें, 3 में से 1 सीट एनडीए के पास गई, और अवध में 15 सीटें गई है इंडिया अलायंस के पास में, और बुंदेलखंड के पास 2 गई। यानी दोनों रीजन में इंडिया अलायंस को फायदा मिलता हुआ साफ नजर आ रहा है। और देखिए इसके अलावा पूर्वांचल की बात करें तो 25 में से 10 सीटें एनडीए के खाते में गई, और जो 15 सीटें वो इंडिया अलायंस के खाते में गई है। रुहेलखंड की बात करें, यहां पर 10 सीट में 4 गई है एनडीए के पास, और 5 सीटें गई है इंडिया अलायंस के पास। और पश्चिमी यानी कि वेस्टर्न यूपी में हालांकि एनडीए को यहां पर फायदा होता हुआ नजर आ रहा है कंपेरेटिवली बाकी क्षेत्रों में। 18 में से जो 12 है वो एनडीए के पास गई, हालांकि पिछली बार के मुकाबले नुकसान है, और 6 गई है इंडिया अलायंस के पास, और कुल मिलाकर 36 सीटें एनडीए के पास। लेकिन 43 सीटें किसके पास गई है? इंडिया अलायंस के पास। तो बीजेपी को आखिर किससे नुकसान हो रहा है, या आप जरा समझिए। सुमेरा का रुख करते हैं, यूपी में हुआ क्या? जी हां, तो बीजेपी को किससे नुकसान पहुंचा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि एक बड़ा सेटबैक, बल्कि शॉकिंग सेटबैक बीजेपी के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह कि संविधान बदलने का मुद्दा नुकसान पहुंचा गया बीजेपी को। दूसरा बड़ा मुद्दा यह कि आरक्षण छीने जाने का डर था, और उसकी वजह से उनके खिलाफ मतदान हुआ। उम्मीदवारों के प्रति नाराजगी भी थी, और यह असर भी देखने को मिला। एक और बड़ा फैक्टर यह कि राजपूत वोटर्स का जो गुस्सा था वो भी रिफ्लेक्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश में। राजपूतों को योगी ने नहीं मनाया, यानी योगी की तरफ से कोशिश नहीं की गई उन्हें मनाने की। संशय और अविश्वास की खाई बढ़ती गई, और उसका असर देखने को मिला। कल्याण और वाजपेयी जैसी स्थिति नहीं हुई। समर्पित कार्यकर्ताओं का अभाव भी था, और उसका असर भी देखने को मिला। तो देखिए किस तरह से जो कार्यकर्ता है, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष कागजों पर ही रहे, वो जमीन पर काम करते हुए नहीं दिखे। बीएसपी का वोट गठबंधन को ट्रांसफर हो गया, और इस वजह से उन्हें मजबूती मिल गई। तो बीजेपी को किससे नुकसान हुआ ये हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश के पक्ष में क्या गया है, समाजवादी पार्टी को जो बड़ी सफलता मिली है उनके पक्ष में क्या गया है, वो मुद्दे क्या हैं वो बताते हैं। आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाया गया इंडिया गठबंधन द्वारा, और ये अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी के पक्ष में गया है, इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया है। संविधान को चुनावी एजेंडा बनाया गया। लगातार हम देखते रहे राहुल गांधी हर अपनी रैली में एक जो संविधान की कॉपी है वो लेकर जाते थे। 1 लाख मिलने के वादे का फायदा मिला है। ये जो वादा किया गया कि 1 लाख मिलेगा, उसका फायदा मिला। पढ़े लिखे युवा वोटर समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं, उनको वोट किया है, गठबंधन के लिए उन्होंने वोट किया है। महंगाई, बेरोजगारी और पेपर लीक मुद्दा बना, जिसे लगातार मुद्दे को उठाया जा रहा था। आवारा पशुओं को लेकर नाराजगी थी, और वो भी इस बार चुनाव में रिफ्लेक्ट कर रही है। टिकट बंटवारे में एक नई इंजीनियरिंग का फॉर्मूला इख्तियार किया गया, जिसमें सिर्फ 5 यादवों को वोट दिया गया जो परिवार के थे। इसके अलावा तमाम और जातियों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया। आक्रामक चुनावी अभियान चलाया गया, सोशल मीडिया पर बहुत मुखर रहे इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, और इसका फायदा मिला। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्योंकि बैठक एनडीए की और इंडिया गठबंधन की दोनों बैठकों पर हमारी नजर बनी हुई है। इसमें शामिल होने के लिए तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। शरद पवार दिल्ली पहुंच गए हैं, जानकारी मिल रही है। शरद पवार, सुप्रिया सुले दिल्ली के लिए रवाना हुए थे, और अब जानकारी ये मिल रही है कि इंडिया की मीटिंग के लिए शरद पवार दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो यहां पर दिल्ली पहुंचने का सिलसिला जारी है। शरद पवार के साथ साथ सुप्रिया सुले भी आई हैं, दोनों दिल्ली पहुंच चुके हैं।
हमारे साथ किशोर तिवारी लगातार बने हुए हैं। किशोर तिवारी जी, महाराष्ट्र में जो तस्वीर उभर कर सामने आई है उसके बाद हम महाराष्ट्र से बहुत देख रहे हैं कि ये आवाज उठ रही है, चाहे वो शरद पवार की तरफ से बात सामने रखी जा रही हो या उद्धव ठाकरे की तरफ से सामने रखी जा रही हो बात। ये जो कोशिश है उसमें महाराष्ट्र के जो नेता हैं उन्हें ज्यादा लगता है कि ये होनी चाहिए कोशिश की सरकार बनाई जाए, ऐसा क्यों? नहीं, महाराष्ट्र में ऐसी कोई कोशिश की बात नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को ज्यादा हानि हुई है। 23 से उनकी सीटें 9 पे आई है और शरद पवार जी तो ऐसा है कि जिनका स्ट्राइक रेट 10 सीटें लड़के 8 सीटें चुन के लाए हैं। शरद पवार जी तो किंग मेकर ही हो गए और कांग्रेस पहली बार 1 से 13 पे चली गई है। और महाराष्ट्र के अंदर अगर आप सीटें देखते हैं तो हम 30 सीटें लेके आए हैं, यानी ऐसी परिस्थिति है 29 और 1 यानी वसंतदादा पाटिल के पोते। यह सब 30 सीटें रहने के बाद हमको ऐसा लगता है लेकिन समीर चौगांवकर से मैं एक सवाल पूछता हूं, क्योंकि वो बड़े उन्होंने बहुत ज्यादा खिलाफत की थी मोदी जी के सरकार की। समीर, क्या आप कहीं किसी कोने में ये देखते हैं कि बीजेपी के नेता बदल में कुछ हो सकता है क्या? आप बीजेपी के पंतप्रधान के लिए जो नेता क्लेम करने जाएंगे क्या उसमें मोदी की जगह पे आप कोई देखते हैं कि आरएसएस ने कोई अपना आदमी बोलकर नितिन गडकरी को प्रपोज किया क्या? मैं ये बात आपसे इसलिए पूछता हूं कि आप आजकल दिल्ली में रहते हैं और लेकिन महाराष्ट्र का मूड और नागपुर का मूड तो ऐसा है कि मोदी जी से किसान बहुत खपा है। समीर जी, आप जरा मुझे मूड की बात कर रहे हैं वो। समीर जी देखिए, पता नहीं महाराष्ट्र में जरूर नागपुर में रहते हैं सर और महाराष्ट्र के मूड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र का नहीं पूरे देश का मूड 2014 से प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहा है, 2019 में रहा है, 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहेगा। और प्रधानमंत्री तो पहले से एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। एनडीए गठबंधन तो बार बार कर रहा था कि इंडिया गठबंधन अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार सामने दे। तो प्रधानमंत्री मोदी के बिल्कुल नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी ही बनेंगे। बिल्कुल सारी अफवाह है, प्रधानमंत्री मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और ये तो साफ भी किया गया बीजेपी द्वारा। लेकिन जयशंकर जी, क्या इस तरह की आवाज भी उठेगी अब? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। अभी जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं इसमें एनडीए की सरकार बननी पक्की है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। अभी कोई ऐसा प्रोवोकेशन नहीं है जिसके कारण नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू या कोई और उनका जो घटक दल रहा होगा एनडीए का वो बाहर जाए। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए नतीजे आए। लेकिन ये बात जरूर है कि अहंकार अब नहीं चलेगा, मनमानापन नहीं चलेगा, सहयोगी दलों को हाशिए पे रख करके उनका मजाक उड़ाना नहीं चलेगा। देखो, हम तो इतने सीट 303 सीट ले आए हैं, फिर भी ये सहयोगी दलों को साथ में लेकर चल रहे हैं, वो ऐसा नहीं चलेगा। अब आपको उनसे राय मशविरा करना पड़ेगा। एनडीए की कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बनानी होगी और उनके राय से ही कुछ। क्या शिवा में किस तरह की छवि थी और उसको लेकर बार बार बात की जा रही है कि ये देखिए बदल गया है, इस वजह से जो ये संख्या बल कम हुआ है यहाँ पर ये बदलेगा एनडीए के भीतर। कुछ लोगों को इस देश में आदत थी कि भाई अलायंस में जो है टूटी फूटी कमजोर सरकार चले। उनको दुख होता था इस बात से कि डिसाइसिवनेस हो तो क्यों हो, 370 हटे तो क्यों हटे, 3 तलाक हटे तो क्यों हटे। देश अगर देश किसी पड़ोसी मुल्क को जो इस देश में आतंकवाद कर रहा है उनको जवाब क्यों दे रहा है, उनको दुख होता था इस बात से। इस बात की खुशी का अनुभूति वो जरूर कर सकते हैं कि इस तरह की बातें हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कल अपने एड्रेस में फैसले लेने में दिक्कत आएगी। एड्रेस में साफ कर दिया प्रधानमंत्री ने, पहले ही एड्रेस में कह दिया प्रधानमंत्री जी ने कल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से कि सुनिए, बड़े फैसले ऐसे ही निरंतर होते रहेंगे। अगर देश 16 घंटे काम करेगा तो मैं 18 घंटे काम करूंगा, 20 घंटे काम करूंगा। किसी को कोई रियायत की अगर उम्मीद लगती है, जो लोग इस बात का दुख मनाते थे कि एक मजबूत सरकार थी और वो चल रही थी तो इस वजह से वो खुश नहीं थे और अब इस बात से खुश हैं कि मजबूत सरकार नहीं रहेगी, तो वो गलतफहमी निकाल दे। कोई डिसाइसिवनेस में 0.1% की कमी आने वाली है ही नहीं। एनडीए के प्रधानमंत्री जी चेहरा थे, एनडीए के ही एनडीए ने पूरे एक्सेप्ट किया था कि प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी जी होंगे, एनडीए को बहुमत आ गया। एहसान अगर था कि देखिए हमारे पास तो आपको साथ रख रहे हैं। जी जी किशोर जी, संक्षेप में हमारे साथ अजय उपाध्याय जी बहुत देर से बने हुए, उनसे मैंने प्रतिक्रिया नहीं ली। जी बोलिए। नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं कि बीजेपी की सीटें बड़ी मात्रा में कम हुई है और उसके बाद अगर यह कहते हैं तो इन्होंने जो निर्णय लिए थे
महाराष्ट्र में सरकार तोड़ना और जिस प्रकार के निर्णय लेना, तो उससे जब हम आहत होकर गए थे तो मुझे ऐसा लगता है कि निर्णय प्रक्रिया में अब 234 सीटें आई है, उसका भी समावेश होना चाहिए। जैसे कपास उगाने वाले किसानों का आक्रोश देखने मिला, बीजेपी का सुपड़ा साफ हुआ, लेकिन मैं विदर्भ और मराठवाड़ा में कहता हूं, ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि बदलाव होगा, जितने संख्या बल है अब बीजेपी की उसमें उनके रुख में या सरकार चलाने में आपको लगता है कि बदलाव होगा। अजय उपाध्याय जी, कि ये जो बदलाव है ये साथ में लेकर चलने की, तो वो लगातार पहले भी एनडीए जब पूर्ण बहुमत में तब भी साथ में लेकर चल रहे थे, अभी भी साथ में लेकर चलेंगे। क्यों ऐसा लगता है आपको कि चंद्रबाबू नायडू नहीं साथ जाएंगे? क्यों ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार उनसे छिटक सकते हैं? वो तो उन्हीं के साथ रहे, ज्यादातर समय उनके साथ रहे। देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों की अपनी एक अहमियत है। वो ऐसे राजनेता हैं जो डिसीजन मेकिंग में खुद सम्मिलित होना चाहते हैं, और मोदी जी के साथ समस्या सबने देखी है, अहंकार इतना ज़्यादा है। हालांकि देश की जनता ने उनके अहंकार को चूर चूर करने का काम किया है। भगवान राम को जिस लाने की बात जो कर रहे थे, भगवान राम को ये बात पसंद नहीं आई, तभी अयोध्या में इतनी बुरी तरह से हार हुई है। और संविधान बदलने वाले जो बात कर रहे थे लल्लू सिंह, वो भी हार गए। खुद मोदी जी जहां से चुनाव लड़ रहे हैं बहुत कम मार्जिन रही है। और ये भी सच है कि भाजपा के अंदर भी बहुत सारे नेता हैं, उन्हें ये बात समझ में आ रही है कि अब मोदी जी जीताऊ नेता नहीं रहे। इस बार मोदी जी ने भाजपा को जो करिश्मा मोदी जी दिखा रहे थे वो खत्म हो चुका है। जनता में बात है, तो हो सकता है तीसरे कार्यकाल में इतना बड़ा संख्या बल लेकर आना, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही जीत कर आए हैं ना।